हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल होता क्या है, किस तरीके से इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर्स निकाले जाते हैं। तो जनरली जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो हमें एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है और कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है और इस तरीके से हमें कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए और उसे पूछे कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, तो हम किस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे, यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले देखेंगे कि एक्चुअली में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होते क्या है ना। तो इस वीडियो में जनरली क्या है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैसे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है निकालना, लेकिन इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, एलिमेंट्स प्रॉपर याद होने चाहिए, उनका ये याद होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से पूरी नहीं भी याद, तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह फिर भी हम आसानी से एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। एक्चुअली जब हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, एक तो मेटल होती है और उसके साथ लिगेंड्स जुड़े होते हैं। मान लिया कितने भी लिगेंड्स, n लिगेंड्स जुड़े हुए हैं और इस तरीके से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो जो ये मेटल होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल या केंद्रीय धातु बोलते हैं, है ना। और इसके साथ जो लिगेंड्स जुड़े होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, इस जो सेंट्रल एटम है, जो ये मेटल है हमारे पास, उस मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, जनरली बॉन्ड्स तीन तरीके के होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, दो आयंस के बीच में बनते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं कि दो एटम्स के बराबर इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, ये एक एटम है, हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और शेयरिंग से क्या किया, इन्होंने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया है ना। तो इस तरीके से जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं या सहसंयोजक बंध होते हैं वो तो एक एक इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से बनते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, जो ओनली हमारे पास लिगेंड है वो लिगेंड ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे या कुछ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स एक लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, इस मेटल को डोनेट करेगा वाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। एक इलेक्ट्रॉन युग्म वो क्या करेगा, मेटल को डोनेट करेगा, है ना। तो ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल होती है वो क्या करती है, लिगेंड से एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे हमारे पास ये मेटल है और इसके साथ क्या है, मान लिया कि 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो ये चारों लिगेंड्स क्या करेंगे, अपने लोन पेयर्स क्या कर रहे हैं, ये सारे लिगेंड्स क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध के द्वारा अपने जो लोन पेयर्स हैं वो इस सेंट्रल मेटल को डोनेट करेंगे, है ना। और इस तरीके से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, है ना। तो सेंट्रल मेटल के डोनेट करने से होता क्या है, जो ये मेटल था उसके पास अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, उसके पास अपने एटॉमिक नंबर थे। मान लिया एटॉमिक नंबर इसके पास 26 एटॉमिक नंबर है ना। इस मेटल का एटॉमिक नंबर 26 है और इसने क्या किया, ये 4 लिगेंड्स है हमारे, तो 4 लिगेंड्स और एक लिगेंड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो 26 इलेक्ट्रॉन्स तो इस मेटल के पास खुद के पास थे, 26 इलेक्ट्रॉन्स तो इस मेटल के पास खुद के पास थे, लेकिन 4 लिगेंड्स की कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने से हुआ क्या, इसके ऊपर, मेटल के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन और आ गए। मतलब
मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें 8 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए हैं ना। तो इस तरीके से इन लिगेंड्स से लेने के बाद जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को मिलाने के बाद जो उसके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे मान लिया x इलेक्ट्रॉन्स आए, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड से लेने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स उसने लिगेंड से एक्सेप्ट किए, उन लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर जोड़ने के बाद जो एटॉमिक नंबर या जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास वाली नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। जैसे मान लिया कि आपने कोई भी मान लिया, जैसे जनरल क्या हुआ 26, अभी हम प्रॉपर एग्जांपल्स देखेंगे, उसके थ्रू मैं बताऊंगी। जैसे जनरल 36 मान लिया, 36 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 36 इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे कि उसके पास वाली जो भी नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर है कि नहीं, है ना। और अगर उसके पास वाले एटॉमिक नंबर के बराबर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, है ना। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। एग्जाम्पल से अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ आप लोगों को। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, हमारे पास FeCN6 है और इसके ऊपर चार्ज है 4-। ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्या है, सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल या केंद्रीय धातु है। और ये क्या है हमारे पास, ये लिगेंड्स है और ये लिगेंड्स 6 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स में मेटल का एटॉमिक नंबर देखते हैं, है ना। तो हमें पता है कि ये डी मेटल है, मतलब डी ब्लॉक की मेटल है। फेरस क्या है, डी ब्लॉक मेटल है, डी ब्लॉक मेटल है। और इसका एटॉमिक नंबर अगर हम बात करते हैं तो फेरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26 होता है। मैग्नीज और फेरस 26 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। अब हमें एटॉमिक नंबर तो ये पता चल गया, लेकिन हम देखेंगे कि ये मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ना। तो सबसे मतलब किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपने चैनल पे बनाया हुआ है और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं ना। पर मैं इसका निकाल के बता देती हूँ आपको। जैसे CN6 है और ये 4- है, हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको X मान लेते हैं, है ना। अब हमें पता है कि जो साइनाइड होता है वो माइनस चार्ज के रूप में रहता है, ऐसे CN- रहता है, तो एक साइनाइड पर -1 चार्ज होता है। तो हमारे पास कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है। और इक्वल के उस तरफ जो चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर है वो हम लिख देंगे, तो -4 लिख दिया। अब X 6 से -1 को मल्टीप्लाई किया तो -6 हो गया और -4 हो गया। अब हम इस 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और -4 हमारे पास ऑलरेडी है, तो +2 चार्ज इस तरीके से आ गया। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि मेटल ने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए हैं, है ना। तो यहाँ हमारे फिर फेरस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ है। तो हमें क्या करना है, इन 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं और कितने हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हो गए। अब हमें देखना है कि मेटल का तो हमें पता चल गया कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं, तो 26 एटॉमिक नंबर था इसका फेरस का, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारे पास क्या आ गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमें देखना है कि कितने लिगेंड्स है। ये तो हमने बात की कि लिगेंड्स क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को। तो हमारे पास टोटल क्या है, इधर लिखती हूँ मैं, लिगेंड्स, एक लिगेंड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हमारे पास 6 लिगेंड्स है, तो इंटू 6 कर देंगे, तो क्या हो गए, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें क्या करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, EAN निकालना है इस वाले कॉम्प्लेक्स का। तो हमें पता है कि मेटल फेरस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसके पास क्या आ गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और लिगेंड्स क्या आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स के आ गए। अब हमें देखो टोटल कितने हुए, 36 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें ये तो पता है कि 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें क्या देखना है कि ये 36 इलेक्ट्रॉन्स कौन सी नोबल गैस के पास आता है। सबसे पहले तो देखो ये कौन से पीरियड में आता है, फेरस 4D, 4th पीरियड में आता है या आवर्त में आता है, 4th आवर्त में आता है। जैसे अगर हम देखते हैं तो पहले में आता है हीलियम, नोबल गैसेस देख रहे हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये फर्स्ट पीरियड में आता है, ये सेकंड में आता है, ये थर्ड में आता है, ये फोर्थ में आता है, ये फिफ्थ में आता है, ये सिक्स्थ में आता है। हमें पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन का 10 होता है, इसका आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जिनोन का 54 होता है और रेडॉन का 86 होता है ना। तो हमें देखना है कि ये 4th पीरियड है, और जो हमारा फेरस है वो भी 4th पीरियड का एलिमेंट है, ये भी 4th पीरियड में आता है। और इसमें देखना है कि 4th पीरियड में कौन सा आ रहा है, 4th पीरियड में क्रिप्टॉन आ रहा है। तो क्रिप्टॉन का जो, तो ये क्रिप्टॉन का जो हमारे पास आ रहा है, तो हम देखते हैं कि क्रिप्टॉन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर आ रहा है वो क्या है, 36 है। और इधर जो हमारे पास EAN से एटॉमिक नंबर आ रहे हैं वो भी 36 है। दैट मीन्स क्या है कि ये अपने पास, ये वाला कॉम्प्लेक्स ने क्या किया है, इस मेटल ने क्या किया है, अपने पास वाले, अपने ग्रुप या अपने पास वाले जो नोबल गैस थी उसका एटॉमिक नंबर क्या कर लिया है, उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए हैं जितना उसके पास स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। क्योंकि नोबल गैसेस की बात हम क्यों कर रहे हैं, इन्हीं का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये क्यों अटेम्प्ट करना चाह रहा है, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती है वो स्टेबल होती है, उनका जो विन्यास होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस वजह से इसने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स ने इतने इलेक्ट्रॉन, खुद के इलेक्ट्रॉन्स मिला के मेटल के और लिगेंड से लेने के बाद इलेक्ट्रॉन्स मिला के इतने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा कर लिए हैं कि वो पास वाली नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो गए हैं, है ना। तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इस कॉम्प्लेक्स के लिए ये इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गए, और ये रूल क्या हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल हो गया, है ना। तो इस तरीके से सिंपल हम ये निकालते हैं ना। तो अब मैं बता रही थी आपको कि अगर आपको ये नहीं पता कि जैसे कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबको पता है कि इस तरीके से कुछ हमारी पीरियोडिक टेबल होती है ना, जिसमें ये होता है S ब्लॉक, ये होता है हमारा D ब्लॉक और ये होता है P ब्लॉक। इसको बोलते हैं हम मेन ब्लॉक, इसको बोलते हैं हम एल्काइली मेटल्स, और इनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये होता है। अगर हम बात कर, ये तो हम सबको पता है कि ग्रुप होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 18, और ये जो होते हैं,
ये हमारे पास पीरियड या आवर्त होते हैं, और आवर्त होते हैं 7, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इस तरीके से 7 होते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, जनरली जिस तरीके से हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो बस काउंटिंग होती जाती है, एलिमेंट्स रखते जाते हैं और 1 2 3 4 हम लेफ्ट से राइट की तरफ काउंटिंग करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 आ गया, फिर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 आ गया, है ना। तो जो अभी हमें पता क्या होना चाहिए कि फर्स्ट आवर्त है, जो फर्स्ट पीरियड है हमारा, उसमें 2 एटम्स होते हैं या 2 एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी 2 एलिमेंट्स या तत्व होते हैं। दूसरे आवर्त में 8 होते हैं, तीसरे आवर्त में 8 होते हैं, चौथे में 18 होते हैं, पांचवें में 18 होते हैं, छठवें में 32 होते हैं, और ये 7वां क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, अर्थात अपूर्ण होता है ना। तो इसमें 2 होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हीलियम आता है, और इसमें 8 होते हैं। अब यहाँ 18 क्यों हो गए, क्योंकि इसमें 10 जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो गए। यहाँ 32 क्यों हो गए, क्योंकि यह 18 के बाद 32 हो गए, क्योंकि इधर 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐड हो गए, है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास मान लिया, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल किस में आ रहा है। जैसे मैं डी ब्लॉक का ले लेती हूँ, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये है। हमें ये पता है कि ये कौन से आवर्त से स्टार्ट होना शुरू होता है, 4th आवर्त से स्टार्ट होना शुरू होता है। तो इसका जैसे मान लिया कि एटॉमिक नंबर हमें स्कैंडियम का पता है, स्कैंडियम का पता है ना, एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का पता है। तो स्कैंडियम का जैसे मान लिया 21 पता है हमें, तो हमें इसके नीचे का देखना है, इट्रियम का देखना है कि इट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है ना। और ये चीज़ हमें पता है कि ये 4th पीरियड में आता है, चौथे आवर्त में आता है। तो ये पता है कि चौथे आवर्त में 18 एलिमेंट्स आते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो 21 था उसमें 18 ऐड करने हैं, तो 39 हो गया। तो हमें यही पता है कि इट्रियम का एटॉमिक नंबर 39 होता है ना। तो सिंपली हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट कैसा है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक कहाँ आता है, और कितने पीरियड्स होते हैं, और एक पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा आइडिया है जो किसी भी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को होता ही है। लेकिन अगर आपको एलिमेंट्स नहीं याद है तो आपको क्या करना है कि कोई भी एलिमेंट आपको याद है और आपको उसके नीचे वाला निकालना है, तो सिंपली आपको करना क्या है, उसके ऊपर वाले में उस पीरियड में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको ऐड कर देना है। तो वो नीचे वाले एलिमेंट का क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसी मेथड से। एक और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, फिर बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद कर लेना। जैसे मैं कोबाल्ट का एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। कोबाल्ट CN6 3-। सबसे पहले तो हमें पता करना है कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, हिंदी में बोलते हैं इसको परमाणु क्रमांक। जो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। अब हमें देखना है कि इसमें कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। -1 साइनाइड पे होता है, 6 है तो -6 हो गया, और इधर -3 है, तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की इधर +3 है। तो +3 का मतलब क्या होता है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लूज किए हैं। तो कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे हम तो 24 हो गया। 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए अब हमारे पास। अब हमें पता है कि लिगेंड्स कितने हैं, 6 है। एक लिगेंड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस तरीके से 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें क्या करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए
जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स थे उनको, और जो इलेक्ट्रॉन्स उसने लिगेंड से गेन किए हैं, जैसे 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, उनको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, सम करना है उनका। तो क्या हो गए 36 इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि कोबाल्ट भी 4th पीरियड में आता है, 4th आवर्त में आता है, और 4th आवर्त में ही अगर हम नोबल गैसेस देखें तो 4th आवर्त में क्रिप्टॉन आता है, और क्रिप्टॉन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो 36 एटॉमिक नंबर है, और इधर हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया है, वो क्या है 36 आया है। दैट मीन्स क्या है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बस ऐसे ही निकालना है। अगर उसके इक्वल नंबर नहीं आते, अगर 36 ना आके 34 आते तो दैट उसका क्या मतलब था कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करता। तो इस तरीके से ये एक बेसिक आइडिया था कि क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आप इसका और इसका और निकाल लेना, और अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसका भी बता दूंगी आपको, है ना। सो थैंक यू गाइज। अगर पसंद आ रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो